हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि हो गया है रण की तैयारी और युद्ध करने की बारी है। अरे हो गई है रण की तैयारी, युद्ध करने की बारी है। जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आई हुई है उसको तो सभी लोग जो है उम्मीद है कि फिलअप करिए दिए होंगे, सभी लोग भर दिए होंगे उसको। तो अब हम लोगों को तैयारी करने की बारी है कि बिहार पुलिस को हम लोग तैयारी किस प्रकार से करेंगे। तो बिहार पुलिस के तो सभी लोग जो है क्लास कर ही रहे होंगे। तो हम जो है रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर पर ऑनलाइन यानी फ्री में यूट्यूब पर जो है हम आप लोगों को देंगे बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस का फुल डिस्कशन। तो डिस्कशन के साथ आइए हम अब हम लोग जो है बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं। तो बिहार पुलिस की तैयारी किस प्रकार से, कैसा क्वेश्चन आता है और किस प्रकार से हमको अटेम्प्ट लिया जाए बिहार पुलिस में, उसके बारे में अब हम जानकारी लेंगे। बिहार पुलिस के सिलेबस के बारे में भी आप लोगों को जानकारी होगी कि बिहार पुलिस में क्या क्या पूछने वाली है, और जो जीके जीएस मैथ हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी भी आती है, तो सारे के बारे में हम लोग अब जो है टोटल डिटेल से जानेंगे। और अभी जो है फिलहाल हम लोग जो है अभी बिहार पुलिस के सेट को प्रैक्टिस करेंगे कि किस प्रकार को सेट को बनाया जा सकता है एग्जाम में आए क्वेश्चनों को। और तो देखिए मैं क्वेश्चन को अब देखता हूं कि क्वेश्चन जो है क्या है हमारी। और तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारी, फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या कह रहा है देख लीजिए। टेहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है, यानी कि टेहरी बांध जो है नदियों के संगम पर स्थित है। तो कौन कौन से नदी पर जो है टेहरी बांध स्थित है, कौन से दो नदियों का संगम का मतलब ही क्या होता है, दो नदियों को मिलना। और कौन कौन से नदी को मिल करके जो है टेहरी बांध, कौन कौन से नदी जहां मिली है उस पर टेहरी बांध बनाई गई है। तो सबसे पहले अगर जो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो टेहरी बांध है कहाँ, तो उत्तराखंड में है। टेहरी बांध कहाँ है, तो टेहरी बांध जो है उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड के कहाँ, तो टेहरी बांध तो टेहरी जिला में है। किस जिला में है, ये जो जिला का इसका नाम है वो टेहरी जिला में है, टेहरी जिला में। और यह दो यानी गंगा नदी के दो संगम नदियों पर है, गंगा के दो संगम नदियों पर है, दो सहयोगी नदी पर कौन कौन से है, तो यानी एक जो है दो नदी के संगम पर बनती है। दो नदी के कौन कौन संगम है, भागीरथी और भील गंगा। कहाँ, भागीरथी और भील गंगा। भागीरथी और भील गंगा के जो संगम है उसी पर जो बना है कौन सा बांध बना है, टेहरी बांध। कौन सा बांध, टेहरी बांध है। ऐसे तो हम लोग जानबे करते होंगे कि अगर जो पूछ दे आप लोगों से कि दुनिया का सबसे जो ऊंचा बांध है वो कौन सा बांध है, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध, तो दुनिया का सबसे ऊंचा बांध जो है टेहरी बांध ही है। दुनिया की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं, दुनिया का भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टेहरी बांध है। इसकी ऊंचाई की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो इसकी ऊंचाई कितने है, 260.5 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। अगर जो और कुछ हम लोग इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे तो दुनिया का ये 8वां सबसे ऊंचा बांध है, भारत का नंबर 1 पर। और दुनिया की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो दुनिया में जो यह है, दुनिया में जो इसकी ऊंचाई है, दुनिया में इसकी ऊंचाई कैमा नंबर पर है, दुनिया में यह 8वां नंबर पर है। अगर हम लोग एशिया की बात कर लेते हैं तो एशिया में इसकी कैमा नंबर पर है ऊंचाई में, तो एशिया में यह दूसरा नंबर पर है। लेकिन दुनिया की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो दुनिया में 8वां नंबर पर है। और कुछ हम अगर जो बात करते हैं तो और देखिए कुछ, अब भागीरथी नदी और अलंग भील गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो यहाँ उत्तरकाशी हो गई आपकी, उत्तरकाशी और उत्तरकाशी से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग भागीरथी के नाम से जानते हैं। कौन नाम से जानते हैं, उत्तर से जो निकलती है नदी उसको कौन नाम से जानते हैं, भागीरथी के नाम से जानते हैं,
रथी, भागीरथी के नाम से जानते हैं। उत्तर से जो निकलती है भागीरथी से, उत्तरकाशी से। और इधर से एक नदी और आती है, इधर से एक नदी और आती है जिसका नाम है, इस नदी का नाम है अलकनंदा। कौन? अलकनंदा। अलकनंदा नदी निकलती है। और हिया जो आकर, हिया एक मिलती है इससे, वो कौन सा नदी मिलती है? हिया जो आकर एक नदी मिलती है उसका नाम है भील गंगा। कौन सा? भील गंगा। और भील गंगा निकलती है। और मैं बात कर लेता हूं तो इधर से आई उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में मिला भील गंगा। और ये जो नदी आ रही है वो कौन सा नदी है? भागीरथी नदी। और तो हिया से भी हिया तक भी चलती है तो यह भागीरथी ही कहलाती है। अब जानते हैं कि दो नदियों का जब संगम होता है तो कौन सा नदी के आधार पर है जो वो नदी का नाम दिया जाता है। जिस प्रकार से गंगा नदी में बहुत सारे नदियां मिलती है तो गंगा नदी ही नाम रह गया। क्यों? क्योंकि गंगा नदी की गहराई और लंबाई सबसे अधिक होती है और जिसमें जो सबसे बड़ा उसके नाम पर ही जो है सभी नदियों को नाम रखा जाता है। तो यह देखिए, और इधर आके मिल गई कौन सा नदी? अलकनंदा। और ये जब ये दोनों नदियां की संगम हो गई और दोनों यहाँ नदी मिल गई तो दोनों नदियां जो अलकनंदा और भागीरथी जो मिलती है तो वहां से कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलता है। कहाँ? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में निकलता है। फिर यहाँ से ये नदी जो है यहाँ इस प्रकार से बहते हुई चली जाती है। तो अलकनंदा भी मिला, भागीरथी भी मिला, भील गंगा भी मिला। और यहाँ से जो है यह नदियाँ बहते हुए अपना नाम बदल लेती है। कौन सी? गंगा। गंगा। और वो बाहुबली फिल्म में सुनते होंगे कि गाना भी है, देख जरा भागीरथी चली आई तेरे द्वार। तो इस प्रकार से गाना भी है। तो इसी प्रकार से जो है भागीरथी और भील गंगा मिलती है। और यहाँ पर जो है टेहरी बांध स्थित है। दोनों के संगम पर टेहरी बांध स्थित है। तो कौन सा क्वेश्चन क्या कर रहा है? टेहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। किस नदी के संगम पर स्थित है? तो यह जो है भील गंगा और भागीरथी नदी के जो है संगम पर बना हुआ है। भील गंगा और भागीरथी नदी के संगम पर बना हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित किससे संबंधित है? पीली क्रांति बता दीजिए आप लोग। पीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो तेलहन फसल। तेलहन फसल जो है पीली क्रांति से संबंधित है। आप लोग जानते होंगे कि राई सरसों कैसन होता है? तो पीला। सरसों कैसा होता है? पीला। तो पीली क्रांति जो है तेलहन से संबंधित होगी। पीली क्रांति कब होगी? किससे संबंधित? तेलहन से। बता देता हूं। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यह जो पीली क्रांति है वह तेलहन से संबंधित है। तेलहन से संबंधित है पीली क्रांति। और बता देते हैं कि यह जो आया था पीली क्रांति वो कब आया है? तो पीली क्रांति जो है, पीली क्रांति कब आई है? 1987 से 1988 के बीच आया है जो यह पीली क्रांति आई है। और पीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सैम पेत्रोद को कहा जाता है। किसको? सैम पित्रोद को। पीली क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? सैम पित्रोद को जो है पीली क्रांति का जनक कहा जाता है। और पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तेलहन से संबंधित है। अगर जो आपसे हम पूछ ले कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? बता दीजिए आप लोग। तो हरित क्रांति जो संबंधित है किससे संबंधित है? हरित क्रांति तो यह फसल से संबंधित है। कृषि और फसल जिसको कहते उससे संबंधित है। और मैं बता देता हूं नीली क्रांति बता दीजिए आप लोग। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है, नीली क्रांति यह मछली उत्पादन से संबंधित है। किसे? मछली उत्पादन से जो है संबंधित है। मछली उत्पादन से संबंधित है। कौन सा है? मछली उत्पादन से है नीली क्रांति। तो इसी प्रकार से जो है, इसी प्रकार के क्वेश्चन, ये जो मैं क्वेश्चन अपने मन से नहीं डाला, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बिहार पुलिस में पूछा गया है। तो उसी से मैं क्वेश्चन लाया हूँ। तो मैं इसका जो है जानकारी पूरी अच्छी से होगी। और बिहार पुलिस के जो है ऑफलाइन भी बैचेस चल रही है तो ऑफलाइन भी बैचेस करें। और एक सेट प्रैक्टिस यानी कि किस प्रकार से क्वेश्चन दी जाती है उसके बारे में भी हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से जानकारी लेंगे। और अपना एप्लीकेशन पर भी, जो अपना एप्लीकेशन है रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर, उस पर भी आप लोग देखते रहें। और बिहार पुलिस का एक खास बात है, यानी कि बिहार पुलिस या कोई अधिकारी की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो सरकार एक नारा दिए हैं,
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन ऐसा बात बिल्कुल सही है कि बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं पढ़ाओ। अगर जो आप लोग पढ़ाएंगे बीवी को तो 100% है कि वो दूसरा के साथ चली जाएगी। जिस प्रकार से हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश के केस में जान रहे होंगे कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य को, एसडीएम ज्योति आलोक मौर्य एक सफाई कर्मचारी बेचारा है, उनके 2 बच्चे भी हैं, और ज्योति मौर्य इस प्रकार से बेवफाई किए। तो इसी प्रकार से हम आप लोग को भी कहते हैं, लड़की को देखा देखी नहीं, लड़की तो हरदम बेस्ट खोजती है। लड़का को अगर जो बेस्ट एक बार मिल जाए ना तो लड़का वही चाहेगा कि यही हमारा लगी सबसे बेस्ट है। लेकिन लड़की को अगर जो बेस्ट मिल गया तब पर भी उसके पास बेस्ट की तलाश होती है। जब तक उसको बेस्ट मिलते जाएगा जब तक आपको बदलते रहेगी। आलोक मौर्य बेचारा ज्योति मौर्य को पढ़ाएं और पढ़ा के उनको एसडीएम बनाए। जब तक एसडीएम नहीं बनी थी, जब तक आलोक मौर्य जो थे सबसे बेस्ट थे ज्योति मौर्य के लिए। जैसे ही वो एसडीएम बनी, मनीष दुबे के नाम से, मनीष दुबे जो है उनसे यह प्यार करती है और उसके लिए जो है वो बेस्ट हो गए। तो इसीलिए कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बहन पढ़ाओ, बीबी मत पढ़ाओ। छोड़कर चल जाएगी, फिर जौन रास्ता पर तू रहेगा वही रास्ता पर रह जाओगे। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को और आपने खुद मेहनत कीजिए और खुद तैयारी कीजिए इसका। और तो थोड़ो छोड़ के भागेगी, इस वन पर ध्यान जो है नहीं। लड़की का आदत है बेवफाई करना, आप लोग को समझना चाहिए कि लड़की बेवफा होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगस्त 1947 में स्वतंत्र दिवस के समारोह पर निम्नलिखित में से कौन सा नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? यानी कि जब भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय कौन, जो इसमें दिया हुआ है 4 ऑप्शन, उसमें से कौन नेता जो थे, भारत में खुशियां का माहौल चल रहा था, खुशी का आज़ादी का समारोह चल रहा था, लेकिन उस समय भारत के वह नेता शामिल नहीं थे। इसमें से टोटल तो है दिग्गज ही नजर आ रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। तो महात्मा गांधी यानी कि अपना पूरा जीवन स्वतंत्रता संग्राम में भारत के लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिए, लेकिन वह स्वतंत्रता समारोह में नहीं आए। इसीलिए महात्मा गांधी इतना खुशी नहीं मनाए, क्योंकि पूरी तरह से अभी भी भारत आजाद नहीं हुआ था। क्यों नहीं आजाद हुआ था? क्योंकि भारत अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ, उसी समय बंगाल में, पश्चिम बंगाल का जो कलकत्ता है वहाँ बंगाल में जो चल रही थी नोआखाई आंदोलन, और यह हिंदू मुस्लिमों के बीच जो यह खून का जो लहू बह रही थी वो आंदोलन चल रहा था। वही आंदोलन को वहाँ बंगाल में शांति स्थापना करने के लिए महात्मा गांधी बंगाल चले गए थे। तो महात्मा गांधी आज़ादी के समय वहाँ शामिल नहीं थे। कौन सा आंदोलन चल रहा था? नोआखाई आंदोलन, नोआखाई, ओह सॉरी, नोआखाई। कौन सा आंदोलन है? नोआखाई आंदोलन, नोआखाई आंदोलन जो है चल रही थी। अब ये भी पूछ सकता है नोआखाई आंदोलन कब हुआ था? तो 1947 में। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह बंगाल से संबंधित है। बंगाल के कहाँ? कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में हुआ था, और जो है 1947 में हुआ था। इस आंदोलन को दबाने वाले कौन थे? यानी दबाने नहीं कह सकते, शांति स्थापना करने वाले कौन थे? शांति स्थापना। तो यह जो शांति स्थापना किए थे महात्मा गांधी किए थे, महात्मा गांधी किए थे। और महात्मा गांधी जब इसमें शांति स्थापना किए थे तो अब जान लीजिए नोआखाई आंदोलन जो है किस प्रकार का आंदोलन है? तो यह धार्मिक आंदोलन है। कैसा आंदोलन है? यह जो है धार्मिक आंदोलन है, जो हिंदू और मुस्लिमों के बीच यह आंदोलन चला था। किसके बीच? तो कौन नेता जो थे जो शामिल नहीं थे? तो महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो लखनऊ 1936 में जो अधिवेशन हुआ था उसी में राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी थी, जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, उस भारतीय सरकार जो अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम
अधिनियम जो था 1935, इसको जो है अस्वीकार किया था। क्या चीज़ किया था? अस्वीकार। और जो है 1936 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन चल रहा था, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष बता दीजिए आप लोग। यह जो अध्यक्ष थे पीटी नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय के नेहरू उस समय के कौन थे? अध्यक्ष थे उस समय के। उस समय के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के अध्यक्ष थे। क्या हो गया? एक मिनट वेट कीजिए। आइए देखते हैं। डिजिटल चीज़ है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कब कखने की हो जाता है। तो अपना तो ठिकाने नहीं है, कखने कौन लड़की छोड़ के भाग जाएगी। तो डिजिटल बोर्ड ही तो है, इसको क्या कहना है। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? कौन सी है जो सबसे विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था जो है वो गंग नहर व्यवस्था है। कौन सी नहर व्यवस्था है? तो है यह गंग नहर व्यवस्था है। यह विश्व की सबसे पुरानी व्यवस्था है। क्या चीज है? एक मिनट वेट कीजिए, ठीक हो जाएगा। वेट फॉर प्रोग्राम रिस्पॉन्ड, क्लोज द प्रोग्राम। हो गई। तो विश्व की जो है, विश्व की सबसे पुरानी नहर व्यवस्था कौन सी है? सबसे पुरानी नहर व्यवस्था कौन सी है? तो यह जो है विश्व के सबसे गंग। और यह जानेंगे कि यह कब था? तो यह जो था 1927 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। कब? 1927 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। और 1927 ईस्वी में कहाँ? तो यह राजस्थान के बीकानेर में, राजस्थान के कहाँ? बीकानेर में इसकी बीकानेर में जो है इसकी निर्माण करवाई गई थी। और इसका निर्माण कौन करवाए थे? तो वहाँ के जो तत्कालीन राजा थे राजस्थान के, तत्कालीन राजा कौन थे? तत्कालीन राजा श्री गंग सिंह। कौन थे? श्री गंग सिंह ही ने इस नहर को निर्माण करवाए थे। और मैं बात कर लेता हूं, तो विश्व की सबसे पुरानी है। और यह किस नदी से निकल कर बनी है? तो यानी यह सतलज नदी से लेकर के बनाया गया था। सतलज नदी से लेकर के यह जो है, यह इसका जो है गंग नहर की निर्माण करवाई गई थी। फिरोजपुर से लेकर के फिरोजपुर तक, यानी सतलज नदी से लेकर के फिरोजपुर तक इसको जो है बनाया गया था। फिरोजपुर तक जो है इसको बनाया गया था। फिरोजपुर का हुस्नावली तक जो है यह जो बनाया गया सतलज नदी से लेकर। तो देख लीजिए विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था कौन सा है? तो यह है गंग नहर व्यवस्था। निर्माण किसने किए हैं? श्री गंग सिंह ने 1927 ईस्वी में। कब? 1927 ईस्वी में राजस्थान के बीकानेर में जो है इसकी निर्माण की गई थी। मैथ आ गई, तो हाँ मैथ पूछ देती है। तो देखिए क्या चीज़ है। एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक खेत को 18 दिन में जोत सकता है। और क्या चीज़ है देख लीजिए। तदनुसार उसे वही कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटा कार्य करना पड़ेगा? कितना घंटा कह रहा है कि एक मजदूर है। क्या चीज़ है? एक मजदूर है जो 6 घंटा प्रतिदिन काम करता है ना, तो वो काम को 18 दिन में पूरा कर लेता है। और वही जो है आसान रहती है क्वेश्चन मैथ का, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो वह 12 दिन अगर जो काम करेगी तो कई घंटा उसको करना, यानी 6 घंटा कर रहा था तो 18 दिन लगा, तो 12 दिन में काम करना है, तो कितना घंटा काम करना पड़ेगा? तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसका एगो ट्रिक होता है, शॉर्ट ट्रिक, MDH बराबर MDH। एम का मतलब हो गया मैन वुमेन बॉय गर्ल कुछ हो, यानी कि सजीव जो आ जाए काम करे वाला उसको एम में रखेंगे। डी के मतलब होता है डे को ऊपर रखेंगे। एच के मतलब क्या चीज होता है? आवर, यानी घंटा।
एच के बराबर क्या चीज होता है, घंटा, और बाकी नीचे जो बच गया उसको कार्य, यानी काम को हम लोग नीचे रखेंगे, काम को हम लोग क्या चीज रखेंगे, यानी MDH मसाला जानते हैं ना जी, टेस्टी को तो थी सब्जी को तो बहुत टेस्टी बना देती है, तो उसी को MDH से ही पूरा कहानी लेकर खत्म, तो पूरा कहानी खत्म हो जाएगा MDH से। तो मैन डे आवर, अब अगर जो मैं इसको सोल्व करता हूं तो देखिए कैसे मैं इसको सोल्व करता हूं, देखा जाए क्या कर रहा है, 6 घंटा तक, घंटा तो ऊपर है तो 6 लिख दिए, कुछ हो नहीं तो गुना, फिर ओकर बाद 6 घंटे कार्य करके एक खेत में 18 दिन में करता है, तो डे न है, दिन की बात कर रही है तो क्या चीज है, डे, तो गुने क्या चीज 18 बराबर कर दिए, आदमी को तो बात कर रही नहीं है, एक किसान है तो एक को लिखे चाहे नहीं, एक से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तदनुसार वही कार्य को 12 दिन में करता है, कई दिन में करता है, 12 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितना घंटा की कार्य करना पड़ेगा, तो नहीं घंटा दिया हुआ है और घंटा यही निकालना है, तो घंटा को हम लोग क्या चीज मान लिए, एक्स, काट दीजिए, कार्य तो दिया नहीं है कि इतना कार्य हमको करना है, इतना काम करना है, वो दिया नहीं है तो काट दीजिए, 6 दूनी के 12 और 9 दूनी के 18, यानी x बराबर कितना 9, यानी 9 घंटा वह प्रतिदिन कार्य करेगा, तो वह जो है 12 दिन में वो काम को समाप्त कर लेगा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, वही सेम सवाल है, MDH वाला फार्मूला लगा दीजिए, क्या चीज, MDH बराबर MDH, और नीचे जो बच जाएगा कार्य क्या चीज है, 12 आदमी, अब ये आदमी दे दिया है, मैन के जगह आदमी दे दिया है, तो 12 आदमी एक कार्य को, एक कार्य है, कार्य लिखे 20 दिन में पूरा करता है, कई दिन में 20 दिन में, डे का मतलब दिन में पूरा करेगा, तो उसी कार्य को 8 व्यक्ति, इसी कार्य को, जिस कार्य है इतने काम को कई व्यक्ति, 8 व्यक्ति कितना दिन काम करेगा, तो डे की जगह तो कुछ नहीं लिखा है, तो कितना दिन में करेगा तो x लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, 4 दूना 8, 5 चौका 20, फिर यहाँ से काट दीजिए, 6 बार में 6 दूना 12, यानी x बराबर 30 जो है, 30 दिन में यह काम जो है पूरा हो जाएगी, कितना दिन में, 30 दिन में। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, इसको आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, सभी लोग से बन जाएंगे। तो खुश कौन सवाल पर नहीं होनी है, जो सब लोग बना दे उस पर खुश नहीं होना, जो हम केवल बनाए और कोई नहीं बनाए उस पर खुश होनी है आप लोग को। ऑनलाइन भी टेस्ट लगाते रहिएगा, क्योंकि इस बिहार पुलिस का तो एग्जाम ऑफलाइन होती है, लेकिन जो टेक्स्ट बुक पर है उस पर सेट लगाते रहिएगा, और यह जो हमारा एप्लीकेशन है रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर, जो हमारी प्लेटफॉर्म है उस पर चलते रहती है, तो और ऑफलाइन भी करना चाहते हैं तो हमारा ये जो कोचिंग है ऑफलाइन भी कर सकते हैं, चल रही है सुबह ऑफलाइन भी क्लासेस इसका बिहार पुलिस के। देख लीजिए, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलती है, अब बता दीजिए, आप लोग तो किसान अगर जो होंगे तो जानबे करते होंगे कि पौधे को सबसे अधिक जो है पानी किस मिट्टी में मिलती है, यानी कोई भी फसल, तो देख लीजिए सिंपल में जान लीजिए, धान को पानी की अधिक आवश्यकता होती है, तो धान की जब हम खेती करेंगे तो पानी अधिक से अधिक चाहिए, तो पानी कौन मिट्टी में धान की खेती होती है, तो चिकनी मिट्टी में, चिकनी मिट्टी जानते होंगे ना, जरा से बर्तन वगैरह बनाया जाता है, मिट्टी का बर्तन, वो तो चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है, और चिकनी मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा जो होती है, ह्यूमस की मात्रा जो होती है काफ़ी अधिक होती है, ह्यूमस की मात्रा, तो यही ह्यूमस की मात्रा को बनाए रखने के लिए पौधे जो है चिकनी मिट्टी ज़्यादा लगी। ऐसे भी मिट्टी जान लीजिए 8 प्रकार की होती है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है, जलोढ़ मिट्टी, बलुआही मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, ये सब जो होती है। और बता दीजिए आप लोग एक चीज, कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त होता है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी है, काली मिट्टी के एक नाम और है रेगुर मिट्टी, कौन सी मिट्टी, रेगुर मिट्टी। और बता दीजिए, और सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सा होता है, जलोढ़ मिट्टी होता है, कौन सा मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, खादर, एक का नाम कहते हैं खादर, और एक को कहते हैं क्या चीज, बांगर, क्या चीज कहते हैं, बांगर। खादर मिट्टी यानी सबसे अच्छा जो उपजाऊ होता है, खादर मिट्टी में सबसे ज़्यादा अधिक उपजाऊ होता है, जबकि बांगर में सबसे कम होती है। ये भी क्वेश्चन में आपको दे सकती है। तो खादर से जानिएगा, ख से खाद,
खाद में अधिक उपजाऊ होगी, तो खादर मिट्टी जो होती है सबसे अधिक उपजाऊ होती है। बांगर से बंजर, तो बंजर में कहीं उपजाऊ होगा नहीं, तो नई मिट्टी खादर होती है, बांगर पुरानी होती है। क्या करा था, पौधों को सबसे अधिक किस मिट्टी से पानी मिलती है, तो चिकनी मिट्टी से। और चिकनी मिट्टी से जब अधिक पानी मिलती है तो सोच लीजिए कौन कौन सी खेती किया जाता होगा, चावल का, गेहूं का, क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक पर्याप्त मात्रा में चाहती है, इसीलिए इसको जो है अधिक चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय राजनीतिक में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दिया था? हम जानते हैं कि महात्मा गांधी 1915 ईस्वी को, कब? 1915 ईस्वी को भारत आए थे। कब आए थे? 1915 ईस्वी को भारत आए थे। और भारत आते ही इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। और तब इनको जो है तब इनका राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनका राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें कहे थे कि अभी आपको जो है महात्मा गांधी जी, अभी आपको राजनीतिक में नहीं कूदनी है, आपको अभी पूरा देश को भ्रम करनी है, पूरा देश में घूरना है, उस पूरे देश के बारे में, एक एक वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, उसके बाद आपको राजनीतिक में कूदना है। लेकिन महात्मा गांधी मानने वाले कहाँ थे? 1915 ईस्वी में भारत आगमन, 1917 ईस्वी में जानबे करते हैं चंपारण विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, यानी नील की खेती करने वाला जो बिहार में हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। लेकिन ये माने नहीं, लगातार जो है आंदोलन करते रह गए। तो इनको राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने मना किए थे कि आपको अभी अभी जो है राजनीतिक में नहीं कूदना है, आंदोलन नहीं करना है, अभी जो है आपको क्या चीज़ करना है, तो अभी आपको जो है पूरा देश को घूरना है, घूरने के बाद जो होगी आपको राजनीतिक में आनी है। और बता दीजिए महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहे थे? तो महात्मा कहे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। बापू राष्ट्रपिता किसने कहे थे? सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहे थे, राष्ट्रपिता जो कह दिए थे। नेक्स्ट देख लीजिए, लाल कुर्ती आंदोलन का नेता कौन थे? लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे बताइए आप लोग? तो लाल कुर्ती आंदोलन के जो नेता थे खान अब्दुल गाफर खान। कौन थे? खान अब्दुल गाफर खान। और बता देते हैं लाल कुर्ती आ गई तो जान लेते हैं। और एक चीज आप इसके लाल कुर्ती आंदोलन है, इसके नेता कौन थे? खान अब्दुल गाफर खान। इनको जो है सीमांत गांधी भी कहा गया है, सीमांत गांधी भी कहा गया है इनको। सीमांत गांधी किनको कहा गया है? खान अब्दुल गाफर खान को। इन्होंने पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान में जो है यह आंदोलन किए थे। कौन सा आंदोलन किए थे? लाल कुर्ती आंदोलन। और पाकिस्तान में इसका लाल कुर्ती के नाम से नहीं जानते हैं, पाकिस्तान वाले इसको जो है सरहदी सूबा, क्या चीज? सरहदी सूबा के नाम से इसको जानते हैं पाकिस्तान में। क्या किससे? सरहदी सूबा के नाम से जानते हैं पाकिस्तान में। किनका? लाल कुर्ती। कुछो है, पाकिस्तान है, कुछो कर सकता है, तो लाल कुर्ती। और पाकिस्तान वाला का पता नहीं होगा कि हम कहाँ ले रहा सरहदी सूबा रखे। देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। लाल कुर्ती जो आंदोलन है ना, खुदाई का खिदमतगार जानते हैं किनकी लेखक भी? इनकर अब खान अब्दुल गाफर खान के एक पुस्तक है खुदाई का खिदमतगार। क्या चीज? एक संगठन है, सॉरी किताब नहीं, एक संगठन है। लाल कुर्ती का एक संगठन है, इसका अन्य नाम भी अगर जो हम कह सकते हैं तो खुदाई का खिदमतगार है। क्या जी?
खुदाई का खिदमतगार, उसमें इन्होंने लालकू ये संगठन है, इसका अन्य नाम है। और इसका नाम क्यों कहा गया था? ये खुदाई का खिदमतगार जितने संगठन के जितना भी लोग थे ना, जितना भी लोग थे वो लाल कुर्ती पहनते थे, यानी लाल वस्त्र धारण करते थे, लाल वस्त्र धारण करते थे। इसीलिए इसका जो है नाम पड़ गया था क्या चीज़? खुदाई का खिदमतगार। क्या चीज़? खुदाई का खिदमतगार। और लाल कुर्ती आंदोलन कब हुआ था ये बता दीजिए? तो यह 1929 ईस्वी में पाकिस्तान में हुआ था, भारत में यह नहीं हुआ था। कोई दिक्कत इसमें तो नहीं हुई होगी। नेक्स्ट, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड की लागू की गई है? तो कौन सा राज्य है? गोवा। गोवा राज्य जो है अभी भी गोवा राज्य में जो है अभी तक समान सिविल कोड हुआ लागू व्यवस्था। अब सोच रहे होंगे समान सिविल कोड क्या है? सामान्य नागरिक संहिता के सामान्य नागरिकों के लिए सामान्य न्याय की व्यवस्था जो है, सामान्य कानून की जो व्यवस्था है, उसी को हम लोग क्या चीज़ कहते हैं? समान सिविल कोड के नाम से जानते हैं। यानी समान नागरिक के लिए समान नागरिक, इसको नोट करते जाइएगा, समान नागरिक के लिए समान कानून, समान कानून, समान नागरिक के लिए जो है समान कानून की व्यवस्था की गई है। इसी को हम लोग क्या चीज़ कहते हैं? सिविल कोड कहते हैं। और यह जो है पहले जो है था, यह पुर्तगाल का अधीन था, पुर्तगाल का अधीन था। इसीलिए जो है पुर्तगाल ने इनको जो कानून दे के गए हैं वही कानून अभी तक ये रखे हुए हैं। गोवा भारत में विलय कब हुआ था बता दीजिए? गोवा 1987 ईस्वी में भारत में विलय हुआ था। कब हुआ था? 30 मई 1987 ईस्वी को विलय हुआ था। कब? 30 में। और यह जो है 25वां राज्य भारत का बना था। कैमा राज्य बना था? 25वां राज्य जो है यह भारत का बना है। कौन? गोवा। और किस अधिवेशन के तहत इसको जोड़ा गया था? जो वह 56वां कौन संशोधन के तहत इसको जो है भारत में मिलाया गया था? 56वां संशोधन जो हुआ था, 56वां संशोधन, उसी संशोधन के तहत जो है गोवा को भारत में मिला लिया गया था। कोई दिक्कत? तो बता दीजिए भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां समान सिविल कोड लागू है? तो गोवा है। कौन है? गोवा है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा प्राचीन बलित पर्वत है? अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बलित पर्वत किसे कहते हैं। बलित पर्वत, मोड़दार पर्वत को हम लोग बलित पर्वत कहते हैं। क्या चीज? मोड़दार पर्वत, मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत को हम लोग क्या चीज? बलित पर्वत के नाम से जानते हैं। और जानते हैं कि जो पृथ्वी का जो प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत है उसके अनुसार जो है ये बलित पर्वतों की निर्माण हुई है। और दो पर्वतों को एक साथ मिलने से, यानी एक साथ कब मिलेगी? तो एक साथ मिलेगी, एक साथ, यानी दो पहाड़ है, पहाड़ बढ़ेगा तब बलय जो है मोड़दार पर्वत को ही हम लोग बलित पर्वत के नाम से जानते हैं। और हिमालय जो है बलित पर्वत है। हिमालय क्या चीज़ है? बलित पर्वत, यानी नया पर्वत भी उसको कह सकते हैं। तो इसमें से कौन बलित पर्वत नहीं है? तो एडिज पर्वत जो है बलित पर्वत नहीं है। एडिज पर्वत क्या चीज़? बलित पर्वत नहीं है। एडिज पर्वत जो है बलित पर्वत नहीं है। और दुनिया का सबसे लंबा पर्वत कौन है? तो यही एडिज पर्वत। एंडीज पर्वत जो है, एंडीज पर्वत वो सबसे लंबा पर्वत है। क्या चीज? दुनिया का सबसे लंबा पर्वत एंडीज पर्वत है। नेक्स्ट देख लीजिए। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष बताइए। तो कौन सा वर्ष जो है कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की है थी? तो 1916 ईस्वी में। कब की है? तो 1916 ईस्वी में। 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ है, कांग्रेस अधिवेशन 1916 ईस्वी में हो, 1916 ईस्वी में किसने किया थे? इसका अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, तो इसका अध्यक्ष कौन थे? अवंकी चरण मजुमदार। क्या चीज? कौन थे? अंबिका चरण मजुमदार। अंबिका चरण मजुमदार।
अंबिका चरण मजूमदार जो थे इस आंदोलन के अध्यक्षता कर रहे थे। और यह कहाँ हुआ था, बता दीजिए यह कहाँ हुआ था। तो यह जो हुआ था 1916 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में यह कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1916 ईस्वी में हुआ था। उसमें प्रथम बार मुस्लिम समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। और बता दीजिए, अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछी गई है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना की अगर जो बात की जाती है तो स्थापना कब की गई थी? तो 1985 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई है। कब? 1985 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई है। और मैं बात कर लेता हूं किसने किए थे? A.O. ह्यूम ने किए थे, A.O. ह्यूम किए थे। और W.C. बनर्जी यानी उमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी स्थापना किए थे। और उस समय वायसराय कौन थे? उस समय वायसराय कौन थे? बता दीजिए। उस समय जो अंग्रेज की तरफ से वायसराय थे, भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। ये भी क्वेश्चन कई बार दरोगा में भी पूछा गया है। डफरिन पिछले साल की दरोगा में जो आई थी कि यानी 1985 ईस्वी में जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी तो उस समय कौन वायसराय, भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन जो थे उस समय के वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिर वही क्वेश्चन आ गई। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस की क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति ने, क्या चीज बोल रहा है? किसी व्यक्ति ने एक टीवी को 940 रुपया में बेचा और उसे कुछ हानि हुई। जब वह 940 रुपया में बेचा ना तो उसको कुछ की हानि हो गई। जब उसी ने इसी प्रकार की दूसरी टीवी को 1060 रुपया में बेचा तो उसका लाभ पिछले हानि का से दुगना हुआ था। तो टीवी का क्रय मूल्य बता दीजिए आप लोग, टीवी कितना में खरीदा था? टीवी कितना में खरीदा था? तो हम बात कर लेते हैं। तो सीपी यानी खरीदे के बाद क्रय मूल्य की बात कर रही है, तो दोनों सीपी के हम लोग अब बराबर करेंगे, क्रय मूल्य के बराबर करेंगे। तो 940 रुपया में बेचा है तो उसको कितना के हानि हुआ है? 100 रुपया के हानि हुआ है, कुछ का हानि हुआ, उसकी आंकड़ा नहीं दिया हुआ है, सोझे बोला है कि कुछ की हानि हुई है। तो अब देखिए 9,400 क्या चीज 9,400 में जब इसको खरीदा तो x का हानि हुआ, कितना का हुआ? x का हानि हुआ बराबर। अब देखिए क्या कह रहा है, जब उसने उसी प्रकार की दूसरी टीवी को 1060 में बेचा, सॉरी 10,600 में बेचा है, क्या चीज 10,600 में बेचा है, तो उसको क्या चीज हुआ है? उसको पिछले साल के अपेक्षा पिछले साल जो उसको हानि हुआ था तो उसको अब दोगुना लाभ हुआ है, तो -2x करेंगे। अब सोच रहे होंगे कि लाभ हुआ तो माइनस किए, हानि हुआ तो प्लस किए, क्यों? अब देखिए, जैसे हम कहें आपको 10 रुपया में ना कोई वस्तु खरीदे ना, हम 10 रुपया में कोई वस्तु को अगर जो हमें बेचे हैं ना तो हमको 12 रुपया की हानि हो गई है। 10 रुपया के हम अगर जो कोई वस्तु खरीदे हैं ना तो हमको 2 रुपया के हानि हुआ है। कई रुपया के हानि हुआ है? 2 रुपया के। तो क्रय मूल्य हमरा से पूछेगा कितना था? 10 रुपया में खरीदे, 2 रुपया की हानि, यानी जरूर यह 12 रुपया में खरीदे होंगे। तो ना 10 रुपया में बेचे हैं, अतः कोई वस्तु को 10 रुपया में बेचे तो हमारा 2 रुपया की हानि हुआ, तो जरूर 12 में खरीदे होंगे तो 10 में बेचे होंगे तो 2 रुपया की हानि। अगर जो हम कह दें, अगर जो कोई वस्तु को हम 15 रुपया में बेचे हैं ना तो हमारा ना 3 रुपया के लाभ हुआ है। कई रुपया के लाभ हुआ? 3 रुपया के। तो जरूर हम 12 रुपया में खरीदे होंगे तो 3 रुपया लाभ हुआ तो वह 15 में बेचें, कह सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग प्लस माइनस किए हैं। अब देख लीजिए, तो एक जैसे करना है तोड़ फोड़, ये ने जाएगा तो कितना बच जाएगा? ये ने आएगा तो कितना माइनस में इधर तक प्लस में 3x बराबर कितना हो जाएगा? 9,400 तो यानी 600, यानी कि 3x बराबर 1200 रुपया हो जाएगी। इसको माइनस कीजिएगा तो इधर जाएगा तो माइनस, तो 1200 काट देंगे कई बार में। x का वैल्यू कितना आ गया?
400, x का वैल्यू 400। अब देख लीजिए कोई में या तो ex के जगह रख दीजिए या ex के जगह दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों x के जगह रखिएगा तो समान ही आएगा। तो 9400 की वस्तु अगर जो हम लोग 100 रुपया में तो एक सेरा में ऐड कर देते हैं तो 9800 रुपया का वो वस्तु जरूर होगा। कितना का होगा? 9800 रुपया का वो वस्तु होगा। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मैथ तो ऐसी आसान चीज़ है, मैथ कुछ नहीं है। बिहार पुलिस में मैथ बहुत वास्तविक में हार्ड चीज़ है, दूसरे राज्य वालों के नहीं। हम बिहारी जैसे ही मैथ को बढ़िया से पकड़ सकते हैं, दूसरा वाला नहीं जानता है, दूसरा स्टेट वाला मैथ। बिहारी यूपी वाला का जो है मैथ बहुत मजबूत होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? अब देखिए भैया, अगर जो आपको राज्यसभा की चुनाव लड़नी है तो आपको 30 साल की जरूर होना चाहिए। राज्यसभा में 30 वर्ष होना चाहिए आपको। अगर जो आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, लोकसभा का, तो लोकसभा का आपको 25 वर्ष जरूर होना चाहिए। विधानसभा का चुनाव लड़ना है, विधानसभा का, तब पर भी आपको 25 वर्ष का होना जरूरी चाहिए। अगर जो आपको राष्ट्रपति बनना है, राष्ट्रपति बनना है तो आपको 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल बनना है तब पर भी आपको 35 वर्ष होना चाहिए। अगर जो गांव का चुनाव मुखिया तुखिया अगर जो बनना चाहते हैं, युवा हैं, तो यानी ग्राम पंचायत चुनाव के लिए, ग्राम पंचायत चुनाव के लिए तो आपको 21 वर्ष होना बहुत जरूरी है। कितना वर्ष? सभी वर्ष लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 21 वर्ष होना जरूरी है, तब वही आप चुनाव लड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो देखिए, यानी तो ग्राम पंचायत ठीक है, ठाक है भाई, 21 वर्ष में हम लोग चुनाव लड़ लेंगे। अगर जो आपको विधान परिषद तब 25 वर्ष, तब विधायक बनिएगा। विधायक उतना वैल्यू नहीं है। फिर लोकसभा तो यानी प्रधानमंत्री बन जाएगा। राज्यपाल राष्ट्रपति बनने के लिए तो 35 वर्ष आयु तो ठीक कर दिया गया है कि राज्यसभा का 30 वर्ष में, और राज्यपाल और राष्ट्रपति के जो है 35 वर्ष में। क्योंकि अगर जो 35 वर्ष नहीं रहेगा तो राज्यपाल एक राज्य का सर्वा होता है। बुढ़ारी ठीक है तो कितना पर लाइन मार देगा जब पता ही नहीं चलेगा, कहेगा वो हमर मलबा हो, तो वह कहेगा हाँ हमरे बॉयफ्रेंड बा हो, कोई दिक्कत नहीं। संविधान के 8वां सूची में सम्मिलित भाषाओं के 8वां, जानते हैं कि 8वां अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को शामिल किया गया था। कितने? 28वां जो है संविधान का अनुसूची 8वां में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। कितने भाषाओं को? तो एरा में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा कौन है? हिंदी। हिंदी हमारी राजकीय भाषा है। दूसरा में कौन चीज? बंगाली। दूसरा में कौन है? सेकेंड नंबर में बंगाली, फर्स्ट नंबर में हिंदी, और अगर जो बात कर लेते हैं तीसरा नंबर में कौन है? तो मराठी। तीसरा नंबर में मराठी सबसे अधिक। तो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सा है? तो ये राम तो हिंदी दिया हुआ है नहीं, तो बंगाली दिया हुआ है, तो यानी सबसे यानी निम्नलिखित जो यहाँ में देल है ओकरे में तो सबसे एरा में है जो सबसे अधिक कौन है? बंगाली। ऐसे पूछ दे ओवरऑल तो ओवरऑल में हिंदी है, कोई दिक्कत नहीं। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त प्रथम बार कब हुआ था? तो 1985 में। तो राजनीतिक दल का गठन ही, कांग्रेस जो है भारत का प्रथम राजनीतिक दल है, तो इसका गठन 1985 में। तो कब मिली थी मान्यता राजनीतिक दलों को? 1985 ईस्वी में। तेरा हम सोचने की बात है। अब देखिए, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। क्या चीज़ मिसप्रिंट कर दिया है? ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज लिख दिया है। इसको लिखना चाहिए था क्या चीज़? अभी कर देते हैं। हाँ, अब नहीं जनाएगा, नींद दिखाई दे रहा है। अब इसको कर देना चाहिए। क्या चीज था? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। अब देखिए, तो अब क्वेश्चन बनेगा बढ़िया से, अब तो पहले नहीं बनता। देखिए क्या कह रहा, 3000 की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के पश्चात हमारा 6000 हो जाता है। तो साधारण ब्याज क्या चीज होता है?
समान, हर एक साल जो है ब्याज समान लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज जो होगा प्रत्येक वर्ष अलग अलग ब्याज लगेगा, यानी कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और समान ब्याज जो हर साल लग जाए उसे हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं। गांव में शुद्धि लगती है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर एक साल अगर जो शुद्धि नहीं दिए तो सुधियों का शुद्ध लगेगा। तो बैंक ठीक देती है, बैंक साधारण ब्याज पर शुद्धि देती है। शुद्धि लेना है तो बैंक से लीजिए, लेकिन इमरजेंसी में गाँव वाले लोग काम देते हैं। तो 3000 राशि, क्या चीज़, 3000 राशि 2 वर्ष में, कई वर्ष में, 2 वर्ष में जो है 6000 हो जाती है। कई हजार हो जाती है, 6000। तो देखिए तो 2 वर्ष में कई हजार बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष में 3000 बढ़ रहा है। 2 वर्ष आव के लिए बढ़ाएं, 2 वर्ष आव के लिए, तो 2 वर्ष और बढ़ा दिए, तो 1 वर्ष 2 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 3000। तो फिर अगला वर्ष में 3000 बढ़ेगा, तो 6000 से कई हजार हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। तब हमरा से पूछा है तो 4 वर्ष में ब्याज, खाली क्या पूछ रहा, ब्याज। तो ये तो हो गया हमारा मूलधन, आई टोटल जो हो गया मिश्र धन। ये क्या चीज, टोटल मिश्र धन। तो खाली ब्याज कितना, 3000 पर हम कमाए हैं, तो 6000 हम लोग खाली ब्याज कमाए हैं, तो 6000 हो जाएगा। 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं, बहुत आसान तरीका से बताया हूँ। अब देख लीजिए, फिर आसान क्वेश्चन है, मैथ का है। 12 आदमी 9 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो MDH वाला फार्मूला याद है ना, आज MDH खत्म हो जाना चाहिए, MDH एकदम। अब बाकी नीचे बच गया वो कार्य के, यानी काम को नीचे लिख देंगे हम लोग, क्या चीज़, काम को नीचे लिख देंगे। तो क्या कर रहा, 12 आदमी, तो मैन ऊपर में लिखाएगा, 12 आदमी 9 घंटा काम करता है, यानी आवर 9 घंटा काम करता है। 12 आदमी 9 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को कई दिन में, 30 दिन में करता है। तो डी, क्या चीज़, डी कई दिन में काम करता है, तो 30 दिन में पूरा करता है। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, इसी को 10 गुना कार्य, तो कार्य को क्या चीज़ कहते हैं, नीचे लिखे लगी, तो 10 गुना कार्य 5 घंटे प्रतिदिन करता है। कई घंटा, 5 घंटा प्रतिदिन काम करता है। कई घंटा, 5 घंटा प्रतिदिन वह काम करता है, तो 24 दिन में पूरा करता है। कई दिन में, 24 दिन में पूरा करता है। तो उसके लिए कितना आदमी की आवश्यकता, यानी कितना मैन की आवश्यकता पड़ेगा, तो x, कोई दिक्कत नहीं, काट दीजिए जो कटेगा। 6 पचे 30, 6 चौका 24, उसके बाद 4 तिया 12, 9 तिया 27, ये नहीं जाएगा तो 27 गुने 10, 270 आदमी की आवश्यकता होगी। कितना आदमी की आवश्यकता होगी, 270 आदमी की आवश्यकता होगी। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है, तो हल्ला, प्रतिरोध को मापे वाला को क्या चीज कहते हैं, ओम मीटर। प्रतिरोध मापता है, क्या चीज, प्रतिरोध मापता है। ये मीटर विद्युत धारा मापता है, विद्युत धारा मापता है। ये मीटर क्या चीज, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, विभवांतर को वोल्ट मीटर। तो कोई दिक्कत नहीं। तो कौन सा उपकरण जो है विद्युत प्रतिरोध को मापता है, तो ओम मीटर जो है विद्युत प्रतिरोध को मापता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योग के प्रबंध में कर्मचारी की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है, तो यानी उद्योग धंधा के लिए जो है किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 143 के ए में दिया गया है। किसमें, अनुच्छेद 143 के ए, सॉरी 143 नहीं, केवल 43, अनुच्छेद 43 के ए में दिया गया है। अनुच्छेद 43 क्या चीज़ है, तो अनुच्छेद 43 जो है आप बता दीजिए, तो यानी राज्य के कर्मचारी के लिए निर्वाहन जो व्यवस्था की गई है, राज्य के कर्मचारी की जो निर्वाहन और जीवन यापन करने की जो व्यवस्था की गई है उसको रखा गया है अनुच्छेद 43 में। 45 अनुच्छेद क्या चीज़ है, यानी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस में रखा गया है, अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 47 की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 47 क्या चीज़ है, सामाजिक न्याय की व्यवस्था किस में की गई है, अनुच्छेद 47 से। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
एजा कर लीजिए भोपाल, बहुत मिसप्रिंट करता है। भोपाल गैस त्रस्ती में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? ये तो सब 10वें में पढ़े, मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है रिसाव हुई थी। डायनेमो इसे परिवर्तन, यानी डायनेमो जो है किस प्रकार के परिवर्तन करती है? टाइप गलती कर देता है, कैसी परिवर्तन एजा लिखना चाहिए, कैसी परिवर्तन है? तो डायनेमो जो है हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करती है, यानी बड़े बड़े देखते होंगे पनबिजली में भी डायनेमो का उपयोग किया जाता है। और जो पवन चक्की देखते होंगे, जो राजस्थान वगैरह में खुले क्षेत्रों में पवन चक्की के जो पंखा लगाया जाता है, हवा से जो बिजली तैयार की जाती है, उसमें उसके नीचे जो है डायनेमो का उपयोग किया जाता है। तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। क्या चीज़? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या चीज बदलती है? डायनेमो बदलती है। अब यांत्रिक ऊर्जा को, अब देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलती है? तो मोटर। ओरा में जैसे विद्युत ऊर्जा डाले, यानी विद्युत डाले तो पानी भीगा, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है कौन? मोटर। विद्युत मोटर बदलती है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलती है? यानी हवा देते हैं तो हमरा बिजली देता है, पानी देते हैं तब बिजली देता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलती है। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की गई है? तो बता दीजिए, यह चौथी अनुसूची द्वारा जारी की गई है। अनुच्छेद की अगर जो बात कर ले तो यह 80 अनुच्छेद में है। कौन सा अनुच्छेद में है? 80वां अनुच्छेद में है। पहले बता दीजिए, पहला अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो पहला अनुसूची का टोटल टॉपिक पढ़ा हुआ है। पहला अनुसूची राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। दूसरा अनुसूची में बता दीजिए क्या चीज है? तो दूसरा अनुसूची में भाई हमरा राज्य का संघ बता दीजिए कि घर बता दीजिए। और दूसरा में क्या चीज है? तो दूसरा में हम भाई हमरा सबसे पहले आप लोग बता दीजिए कि वेतन कितना दीजिएगा, वेतन दीजिएगा। तो तीसरा में हम बता देंगे कि हम शपथ लेंगे। क्या चीज? शपथ की व्यवस्था। शपथ की व्यवस्था तीसरा में है। और चौथा में तो यह देख लीजिए, राज्यसभा जो है चौथा में है। राज्यसभा जो है चौथा में, ऐसे करके जो है। और पांचवा बता देते हैं, टोटले बताइए देते हैं। तो पांचवा क्या चीज है? पांचवा SC ST है। पांचवा क्या चीज है? SC और ST की भी जो है नियम कानून है। छठा क्या चीज है? छठा है जो पूरा भारत के जो 4 राज्य हैं, मेघालय, मिजोरम, असम में त्रिपुरा जो है, इसमें जो है 4 राज्यों का जो है वर्णन किया गया है। सातवां बता दीजिए, यानी कि शक्ति की विभाजन जो है 7वां में है। शक्ति का विभाजन मतलब समझ रहे हैं ना? यानी संघ सूची, समवर्ती सूची, और संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची जो है 7वां में। 8वां में बता दीजिए, ये भाषा को 22 भाषा है उसको बताया गया है। और 9वां में बता दीजिए, 9वां में क्या चीज है? भूमि सुधार से संबंधित है 9वां अनुसूची में। 10वां अनुसूची की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो 10वां अनुसूची में पंचायती राज है, दल बदल है। क्या चीज है? दल बदल कानून जो है 10वां अनुसूची में है। 11वां अनुसूची की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं, 11वां अनुसूची में क्या चीज है? तो 11वां में पंचायती राज है। 12वां अनुसूची की अगर जो हम लोग बात कर ले हैं तो नगर निगम है, नगर निगम। तो इसी प्रकार से जो है वीडियो पड़ी हुई है, यूट्यूब पर जाकर के देख सकते हैं पूरा जो अनुसूची है डिटेल में। लेकिन एक बार रिवीजन के लिए इतना अनुसूची तो जरूरी है। नेक्स्ट देख लीजिए, जालियांवाला बाग कांड किस वर्ष हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। डेट भी याद रखिए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। यह कांड किसने करवाया था? तो जनरल डायर ने। कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर जिला के जलियांवाला बाग में हुआ था। हजारों लोग मरे थे, 2-3 हजार घायल हो गए थे। डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को जो गिरफ्तारी कर लिया गया था, उसके लिए इन्होंने रिहाई के लिए संघ मीटिंग कर रहे थे। और आके जनरल डायर ने दोनों द्वार को घेर करके गोलियां चला। मूरा देख लीजिए, मूरा कौन सा, किस नस्ल का? तो मूरा भैंस का नस्ल है। तो बहुत सारे हैं, जाफराबादी ये भैंस का नस्ल है। सुरती भैंस का नस्ल है। नागपुरी भैंस का नस्ल है। मेहसान भैंस का नस्ल है। तो भैंस पाले होंगे जो जानबे करते होंगे। और बहुत सारे हैं।
जो है भैंस का। तो जो इम्पोर्टेंट है वही देख लीजिए। तो मूरा किसका नस्ल है? तो भैंस का नस्ल है। एग्जाम में पूछा हुआ है, दरोगा का एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। 1946 इसमें भारत में आए कैबिनेट के कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य आए थे। कैबिनेट के 1946 ईस्वी में जो आए थे वो 3 सदस्य आए थे। कौन कौन सदस्य आए थे उनके बारे में एक बार बता दीजिए। तो कौन कौन से सदस्य आए थे तो बता दीजिए आप लोग। तो कौन कौन से सदस्य आए थे? पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस आए थे। और कौन आए थे बता दीजिए आप लोग। स्टेफर्ड क्रिप्स आए थे, स्टेफर्ड क्रिप्स आए थे, स्टेफर्ड क्रिप्स आए थे। पहला, दूसरा और एक एलेक्जेंडर आए थे, एलेक्जेंडर आए थे, एलेक्जेंडर आए थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो क्या थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे सचिव थे। क्या चीज थे? सचिव थे। ये जो क्रिप्स मिशन आया था उसका ये क्या चीज? कैबिनेट मिशन, उसका सचिव थे। स्टेफर्ड क्रिप्स क्या थी? तो व्यापारी का जो नेता कहा जाता है, व्यापारिक नेता थे, व्यापारी के हेड थे, नेता थे। और एलेक्जेंडर क्या चीज थे? नौसेना विभाग के थे। कौन सा विभाग के थे? नौसेना विभाग के थे। तो यही सदस्य 3 सदस्य जो आया था वो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत ये जो है तीनों आए थे। नेक्स्ट देख लीजिए। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन थे? 23वां तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ जो थे 23वां तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ थे। 24वां तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी कैमा थे? 24वां तीर्थंकर थे। और मैं बात कर देता हूं, पहला तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव। ऋषभ देव जो थे, ऋषभ देव जो थे कैमा थे? प्रथम नंबर पर थे। दूसरे नंबर पर कौन थे? टोटल याद रखिए, 2-3 को याद रखिएगा तो आपको जो है याद करने में आसान होगी। दूसरा पर अजीत नाथ थे। कौन थे? अजीत नाथ थे दूसरा नंबर पर। 24वां एक और याद कर लीजिए, 22वां नंबर पर कौन थे? नेमिनाथ जो थे 22वां नंबर पर थे, नेमिनाथ। तो याद कर लीजिए 1, 2, 3 या देखिए जिस प्रकार से पूछिए। 23वां अगर जो 22वां पूछ दे तो नेमिनाथ, 23वां पार्श्वनाथ, 24वां महावीर स्वामी, पहला जो है ऋषभ देव और दूसरा जो है अजीतनाथ है। तो इनको टोटल को आपको याद करना होगा। ओह, इसका आंसर कौन होगा? पार्श्वनाथ जो होगा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया था? अब जान लीजिए, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में चालू हुआ था। 1920 ईस्वी में क्यों महात्मा गांधी किए थे? इसी आंदोलन के कारण महात्मा गांधी के शांति और अहिंसा का प्रचार हुआ था। शांति और अहिंसा का प्रचार जो हुआ था महात्मा गांधी के, शांति और अहिंसा, सत्य और अहिंसा का प्रचार जो हुआ था 1920 ईस्वी में हुआ था। कुछ जितना भी स्त्रियाँ थे, स्त्री पुरुष सब ये आंदोलन में लाखों लोग भाग लिए थे इस आंदोलन में। लेकिन महात्मा गांधी का कहना था ये जो आंदोलन होना चाहिए वो शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए भाई। महिलाओं भी बहुत, पहला ये ऐसा आंदोलन था जिसमें बहुत सारे महिलाएं भी भाग ली थी, बहुत सारे महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल थी। कुल महिला कह दिए थे महात्मा गांधी, चल 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 कुल्हे चलो हमरा जोरे आंदोलन करे के है। बिहार में भी आए थे तो कहे थे की बा ठीक बा नू आइल बानी हम हूँ आंदोलन करे लगी। तो उस वन पर विशेष ध्यान दीजिए आप लोग आंदोलन पर, जैसे रेल हड़ताल होता है तो इस वन पर भी, ताकि इस वन आंदोलन करने से सरकार जो होती है एक पक्षे नहीं होती है, यानी कि तानाशाही सरकार नहीं बन पाती है। तो विकास के लिए जो है, अगर जो लोकतंत्र है हमारे देश में, तो आंदोलन भी होना बहुत जरूरी है। तो आंदोलन कीजिए। अब हम लोग को बैठना है, लड़की हड़ताल में लड़की छोड़कर भाग जाती है, तो उस हड़ताल में भी हम लोग एक आंदोलन करने वाले हैं। तो हमारे साथ आह्वान करेंगे और सभी लोग आइएगा। तो सत्य और अहिंसा के प्रचार किए थे, लेकिन बोले थे कि सत्य और अहिंसा से जो है
इसमें मार धार नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण यह आंदोलन करेंगे। लेकिन 5 फरवरी का दिन था, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। कब? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा में, चौरी चौरा में जो है यह कांड हो गई। पुलिस ने महात्मा गांधी के 1 किलोमीटर तक काफिला था, तो महात्मा गांधी के काफिला पर लाठी चार्ज कर दिया गया। तो वहाँ जो काफिला थे महात्मा गांधी के पहुँचते पहुँचते पैदल चलते थे, पहले थोड़ी जहाज था जब जहाज से आंदोलन करेंगे। तो महात्मा गांधी के वहाँ पहुँचते पहुँचते भीड़ उग्र हो गई और वहाँ जो 20 पुलिस सहित एक दरोगा को जिंदा जला करके थाने में ही आग लगा दिया गया था। तो इसी कारण से जो है असहयोग आंदोलन बंद हो गया था। कब? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर किबुल लामजाओ, कौन? एकमात्र तैरता हुआ उद्यान किबुल लामजाओ, किबुल लामजाओ। सिक्किम में कंचनजंगा कहाँ? सिक्किम में। तो बता दीजिए नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील तो बुल्लर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में बुल्लर झील। डल झील ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो मीठे पानी को जो झील का आंसर होगा वो कहाँ? बुल्लर झील है। नैनीताल, भीमताल, जितना भी ताल है सब एक के राज्य में है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट देख लीजिए, लोकसभा में विपक्षी नेताओं बनने क्या चीज़ है? लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीट कितना होना चाहिए? तो ऐसे तो जानते हैं कि हम लोग लोकसभा का 550 सीट है। कितना सीट है? 550 है। लेकिन 550 पर चुनाव नहीं होती है। राष्ट्रपति के लिए मनोनीत सीट होती है। राष्ट्रपति जो उच्च व्यक्ति होते हैं, बढ़िया व्यक्ति होते हैं, उनको जो है जो यानी अपनी जो योग्यता के बदौलत जो है नाम करते हैं, उन्हीं को जो है चुनते हैं राष्ट्रपति। तो यानी कि इसका जो है 10% जो है 10% सीट लाना जरूरी है। अगर जो 10% सीट लाते हैं तब वही वो विपक्षी दल के आप नेता बन सकते हैं। तो 10% का मतलब 1/10 भाग आपको जरूर लानी है। परसेंटेज में निकालने के लिए मैथ पढ़े होंगे। 10% में नीचे जाएगी 100, 100 कट्टा 1/10 यानी 1/10 भाग जरूर लाना है। 550 सीटों में से आपको कितना सीट लाना है? तो 550 का 1/10 भाग यानी खत्म। 55 को संसद आपके पास होना चाहिए, तभी आप विपक्षी दल के नेता बन सकते हैं। अन्यथा क्या चीज होगा? एक सरकार, तानाशाही सरकार। यानी विपक्षी दल का भी होना मजबूती है, जरूरी है। अगर जो विपक्षी दल मजबूत नहीं होगा तो क्या चीज? सरकार जो है अपने मन से शासन को संचालन करेंगे। विपक्षी दल जो है लोकतंत्र को रक्षा करने की भी बहुत अहम भूमिका निभाती है, लोकतंत्र को रक्षा करने में। तो विपक्षी दल है जितना भी जनता के बताती है कि हमारे सरकार यह कर रही है, यह नहीं कर रही है, जनता को जो सुझाव आंदोलन हो रही है, आंदोलन कर सभी मिलके आंदोलन कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रह दीजिए। मैं पूरी डिटेल से जानकारी दिया हूँ और आगे भी आप लोग जरूर पढ़ते रहें और बिहार पुलिस के सेट प्रैक्टिस हो उसको अधिक से अधिक शेयर भी करें, क्योंकि जो है फुल डिस्कशन के साथ बताई गई है। तो इसको जो है अधिक से अधिक जितना आप शेयर कीजिएगा उतना वीडियो मैं ले पाऊँगा आपके लिए। मैं अधिक से अधिक वीडियो ला पाऊँगा ताकि आपको जो है बिहार पुलिस के में एक भी क्वेश्चन छूट न जाए। ऑफलाइन भी क्लास चल रही है हमारी, ऑनलाइन भी क्लास चल रही है। ऑनलाइन फ्री यूट्यूब पर रुक्मिनी एजुकेशन सेंटर जो हमारी चैनल है उस पर डायरेक्ट मिलेगी, उस पर आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट बार आपसे मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।